जय हिंद बच्चों। आज हम लोग 12th क्लास के जो बायोलॉजी है उसका पहला जो चैप्टर है जीवों में जनन, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि जीवों में जनन क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार होता है और जनन कितने प्रकार के होता है। इसके बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, विस्तार से जानेंगे। सिर्फ जानेंगे, जो अब लिखने वाली प्रक्रिया है वो बाद में देखेंगे। पहले हम लोग जानते हैं कि जीवों में जनन क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो शब्द है जीवों में जनन, यहाँ पर दो शब्द है, एक है जीव और दूसरी है कौन सा, जनन। जीव का अर्थ क्या होता है, जिसमें जीवन हो। जीव का अर्थ ये हुआ कि जिसमें जीवन हो। जीवन क्या है, जीवन के बारे में थोड़ा समझते हैं कि जीवन है क्या। तो देखिए जीवन जो होता है, किसी भी यदि जीव में यदि जीवन है, इसका मतलब ये है कि वो सांस लेता होगा, उसके अंदर आंतरिक वृद्धि होता होगा, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म जैसी क्रियाएं होती होगी, उसके बाद में वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल भी सकता है। कुछ केसों में जैसे मनुष्य चल सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो सकता है। लेकिन जैसे कि वृक्ष है, वो एक जगह पर ही टिके हुए होते हैं, लेकिन वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उनके अंदर श्वसन होता है, वो अपने शरीर का वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार की क्रियाएं उनके अंदर यदि होता है, किसी भी चीज के अंदर ऐसी क्रियाएं होता हो, श्वसन होता हो, उसके बाद में वो पोषण करता हो, चाहे उसके बाद में वो वृद्धि करता हो, आंतरिक वृद्धि करता हो, तो वैसे वस्तुओं को हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि वो जीव है। यदि ऐसा नहीं करता हो तो उसको हम लोग निर्जीव बोल सकते हैं। दूसरी जो टॉपिक है, इसमें शब्द आता है जनन। जनन का अर्थ क्या होता है, देखिए जनन का मतलब होता है उत्पत्ति। जनन का मतलब होता है उत्पत्ति। उत्पत्ति तो समझ रहे हैं कि उत्पत्ति क्या होता है, कि जो पहले नहीं था वो फिर बन गया। जो पहले नहीं था वो यदि वो आ जाए, वो बन जाए, तो उसी को बोलते हैं क्या, उत्पत्ति बोलते हैं। तो जनन का अर्थ हुआ क्या, उत्पत्ति। अब यहां पर बात यह है कि पाठ का नाम है जीवों में जनन, कि जीवों में जनन किस प्रकार की होती है। यानी कि जीवों में जनन का अर्थ यह हुआ कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि जीव की उत्पत्ति को ही बोलते हैं क्या, जीवों में जनन। यानी कि इसकी जो परिभाषा होगा हम लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि जीवों में होने वाले वह प्रक्रम, जीवों में होने वाले वह प्रक्रम जिसके बाद या जिसके कारण नई जीव की उत्पत्ति होती है, नई संतान की उत्पत्ति होती है, तो उसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, जनन बोल सकते हैं। यहां पर हम लोग एक बात देखते हैं, जैसे मनुष्य में होता है कि नर और मादा भाग लेते हैं। यहां पर तो देखिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जनन तो समझ गए कि यदि कोई भी जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, कोई भी जीव, चाहे वो वृक्ष हो सकता है, वो कोई जानवर हो सकता है, या मनुष्य हो सकता है, या ऐसे ऐसे कोई भी जीव हो सकते हैं, यदि वो अपने जैसे समरूप जीवों की उत्पत्ति करते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं, संतति की उत्पत्ति करते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्या, जीवों में जनन बोलते हैं। या इसको हम लोग जनन कह सकते हैं, किसको, कि जब कोई भी जीव अपने जैसे संतति की उत्पन्न करता है, उत्पत्ति करता है, तो उसी को बोलते हैं क्या, जनन बोलते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। जो जनरली जो जनन है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के ही होते हैं। प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक होता है, अलैंगिक जनन, पहला जो है अलैंगिक जनन है, और जो दूसरा होता है वो लैंगिक होता है, लैंगिक। पहला अलैंगिक जनन और दूसरा कौन सा होता है, अलैंगिक जनन। देखिए अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जो जीव होते हैं या तो नर होगा या तो मादा होगा। फिलहाल में तो मान के चले कि जीव दो ही किस्म के होते हैं, नर और मादा, और एक तीसरा है जिसमें नर और मादा का दोनों ही गुण क्या होता है, मौजूद रहता है। तो उसकी अभी हम लोग फिलहाल में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो जीवों को जन्म नहीं देता है। अब यहां पर एक बात देखते हैं कि अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में क्या होता है कि या तो नर ही जीव की उत्पत्ति करते या तो मादा ही जनन की उत्पत्ति करते। जैसे मान लीजिए कि आम है, आम, ये आम जो वृक्ष होता है वो उभय लिंगी में आता है। उभय मतलब होता है कि दोनों, उभय का अर्थ क्या होता है, दोनों, यानी कि आम के अंदर दोनों गुण पाया जाता है, यानी कि उसी के अंदर नर भी होगा और उसी के अंदर क्या होगी, मादा होगा।
तो आम ऐसे होते हैं, और बहुत सारे वृक्ष ऐसे होते हैं कि जो नर अलग है और मादा अलग है। जैसे में पपीता हो गया, पपीता में भी होता है कि एक नर होता है, एक मादा होती है। जो मादा पपीता होता है, वृक्ष होता है, मादा वृक्ष पपीता का, वो बड़े बड़े फल उसमें खिलते हैं, फरते हैं फल, लेकिन जो नर पपीता है उनमें फल नहीं लगता है, और जो मादा पपीता होती है उनमें फल लगते हैं। तो यहाँ पर बात ये समझना है कि अलैंगिक जनन, इस प्रकार के जो जनन होता है इसमें या तो नर, ओनली नर अपने आप से संतति को उत्पन्न कर देता है, या मादा खुद उस प्रक्रिया में भाग लेती है, ओनली खाली मादा, और वो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करती है, तो उसको बोलेंगे का अलैंगिक जनन, जिसमें नर और मादा का होना जरूरी नहीं है। यानी कि इसमें या तो नर भी कर सकता है संतान की उत्पत्ति, या मादा भी कर सकती है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि नर और मादा का भाग लेना क्या है, जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है अलैंगिक जनन में। जैसे मान लीजिए कि कोई वृक्ष है, ये मान लीजिए कि गुलाब का वृक्ष है, ये गुलाब का मान लीजिए वृक्ष हो गया, इस तरीके से इसके जो टहनी होते हैं, टहनी को हम लोग काट कर यदि अलग हम लोग कर लेते हैं तो ये नया एक पौधा बन जाता है। यदि ये टहनी को हम लोग गाड़ दे जमीन में तो एक नया पौधा बन जाता है। मतलब कि ये नया पौधा एक नई जीव की क्या हो गया, उत्पत्ति हुआ। यानी कि इसमें नर और मादा का होना जरूरी नहीं होता है। किसमें? अलैंगिक जनन में नर और मादा का होना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि नर और मादा यदि साथ में रहें, यदि वो दोनों मिलकर प्रक्रिया बनाए, संबंध बनाए, तभी वहां पर जीव की उत्पत्ति हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो बात यहीं पर समझ लीजिए कि अलैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें सिर्फ या तो नर संतान की उत्पत्ति करता है या तो मादा करती है, दोनों में से कोई एक करता है। दोनों का होना यहाँ पर जरूरी नहीं है। यदि दोनों मिल गए तो लैंगिक हो गया। लैंगिक में क्या होता है, देखिए अलैंगिक एक और एग्जाम्पल है, जैसे में अमीबा होता है। अमीबा आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि उसकी आकार कोई फिक्स नहीं होता है कि अमीबा कैसा होता है, उसका आकार कैसा है, ये फिक्स नहीं है, वो कैसे भी हो सकता है। तो ये अमीबा के अंदर एक केंद्रक होता है, एक केंद्रक होता है। तो ये केंद्रक को ही दो भागों में बांट लेता है। केंद्रक को ही क्या करता है, दो भागों में बांट लेता है, और जितने भागों में बांट गया तो धीरे धीरे इसका शरीर इधर से ऐसे कटने लगता है और इधर से ऐसे कटने लगता है। इस तरीके से ये कट जाता है। तो कटने के बाद में धीरे धीरे ये अपने शरीर को ही दो भागों में क्या करता है, बांट लेता है। तो बांटने के बाद में जो भाग में बटा उतनी भाग समझिए कि एक नई जीव है। यानी कि इसको अपने जैसे संतान उत्पत्ति करने के लिए किसी भी नर या तो मादा की जरूरत नहीं पड़ी। ये पता नहीं नर है कि मादा है, इसका कोई मतलब जानकारी नहीं है कि नर अमीबा कैसा होता है और मादा अमीबा कैसे होती है। यानी कि ये जो भी है, मतलब ये अपने से ही संतान की उत्पत्ति कर रहता है, इसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं होता। जैसे पुरुषों मनुष्यों में होता है कि जनन करने के लिए नर और मादा का होना क्या है, जरूरी है। लेकिन अलैंगिक जनन में अमीबा हो गया या कोई खास करके कोई स्पेशल वृक्ष है जो सिर्फ स्पेशल नर हो या तो मादा हो, उनमें जीव की उत्पत्ति करने के लिए किसी दूसरे जीव की उत्पत्ति या दूसरे यानी कि नर या मादा की जरूरत नहीं होती है। अब बात आता है लैंगिक जनन पर। ये जो लैंगिक जनन है इसमें क्या होता है कि नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। जैसे में मनुष्य हो गया, मनुष्य है, मनुष्य या कोई जानवर। जैसे में लैंगिक जनन की यदि हम लोग बात करें तो लैंगिक जनन में यह होता है कि नर और मादा दोनों आपस में संबंध बनाती है और बनाने के बाद में एक नए जीव की उत्पत्ति करती है, अपने जैसे एक नई संतान की उत्पत्ति करती है। तो इस प्रक्रिया को, चाहे ऐसे जनन को, ऐसे जीव जो उत्पन्न हुआ, ऐसे जनन को हम लोग बोलते हैं क्या, लैंगिक जनन बोलते हैं, जिसमें नर और मादा का भाग लेना अति क्या होता है, आवश्यक होता है। जैसे में मनुष्य में होता है कि मेल प्लस में फीमेल, मेल और फीमेल, यानी कि स्त्री और पुरुष जब दोनों क्या करेंगे, नर और मादा जब आपस में संयोग करते हैं तो संयोग करने के बाद में इनका एक नई संतान की उत्पत्ति होता है। ये दोनों की वजह से, नर और मादा की मिलने की वजह से नई संतान की उत्पत्ति होता है। मतलब साफ है कि लैंगिक जनन में नर और मादा का होना क्या है, अति आवश्यक है। वो एक की मतलब यदि एक नहीं रहे तो ऐसी संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकता है। ये नहीं है कि यदि खाली फीमेल ही क्या कर दे,
संतान की उत्पत्ति कर दे, या हो सकता है खाली मेल संतान की उत्पत्ति कर दे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है इसमें। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन में नर जुग्मक और मादा जुग्मक का होना अति आवश्यक होता है। नर जुग्मक क्रोमोसोम और मादा जुग्मक क्रोमोसोम। यहां पर देखते हैं कि मेल जो भाग है, पुरुष जो भाग है, इनके अंदर XY क्रोमोसोम होते हैं, XY क्रोमोसोम होते हैं, और महिलाओं के अंदर जो होता है XX क्रोमोसोम होते हैं। तो जब भी ये आपस में संजोग करते हैं, मीटिंग करते हैं, यानी कि इनका मतलब जैसे ही ये दोनों मिलते हैं तो मिलने के बाद में ये जो है अपने तरफ से या तो X देगा या तो Y देगी। मान लीजिए कि ये अपने तरफ से X दे दिया, यहाँ पर X, कौन? पुरुष जो है अपने तरफ से X क्रोमोसोम दे दिया, और महिला के पास तो हमेशा X ही है, महिला के पास हमेशा X ही है, वो जब भी देगी तो हमेशा X देगी, उसमें Y तो है नहीं। मतलब ये है कि जैसे ये इसको दे दी क्या X, मेल भी दिया X और फीमेल जो थी ये भी अपना X दे दी, तो दोनों की वजह से क्या हुआ, X और X बना। यानी कि यदि X रहता है तो ये रहती है कौन सा, लड़की बनती है, लड़की, यानी कि XX मिलेगा तो लड़की। और यदि ये अपने तरफ से क्या देता है, Y देता है, ये अपने तरफ से Y देता है, और ये जो महिला है ये अपने तरफ से फिर क्या देगी, X ही देगी। तो यहाँ पर X और Y हो गया। तो X और Y होने का मतलब ये है कि यहाँ पर लड़का की उत्पत्ति होगा, लड़का। यानी कि नर और मादा में दो किस्म के क्रोमोसोम पाए जाते हैं लैंगिक आधार पर। लैंगिक यानी कि उनमें लिंग निर्धारण करने के लिए दो तरीके के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। पुरुषों में दो तरीके के X और Y, और महिलाओं में सिर्फ एक प्रकार की होती है और X और X। तो जब X और Y मिलता है तो लड़का का जन्म होता है, और जब X मिलती है तो उनमें लड़की की जन्म होता है। यानी कि औरतों में लिंग निर्धारण करने की गुण नहीं पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी औरत का बार बार यदि लड़की ही जन्म ले तो उसके अंदर दोष पाया जाता है, ऐसा नहीं है। इस दोष को नहीं मानना चाहिए। औरतों में ऐसा दोष नहीं होता है कि बार बार उसकी वजह से लड़की पैदा यानी कि लड़की जन्म ले रही है। ये सभी जो बात है वो पुरुषों के ऊपर निर्भर करता है कि उसका जो स्पर्म है उसके अंदर से X क्रोमोसोम जा रहा है कि Y जा रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि अब यहाँ पर हम लोग यही जाने कि जनन क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से तभी दो ही प्रकार के होते हैं जीवों में जनन, एगो अलैंगिक होता है, ये एक दूसरा होता है लैंगिक होता है। अलैंगिक में हम लोग यही समझे कि इसमें नर या तो संतान की उत्पत्ति कर सकता है या तो मादा संतान की उत्पत्ति कर सकता है, यानी कि इसमें दोनों का होना ये जरूरी नहीं है। जबकि लैंगिक में ये होता है कि नर और मादा दोनों को होना उसमें अति आवश्यक है। यदि वो दोनों नहीं रहते हैं तो संतान की उत्पत्ति नहीं होगा। तो हमें आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, हम जो बताना चाहते हो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया है और यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।